बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेज़ ज़ुबैरी, आप देख रहे हैं अजनब। प्रोग्राम 3 के होस्ट अली सरवर आज ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पे छुट्टी पे हैं, तो होस्ट के फ़राइज़ में अंजाम दे रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अनीस मंसूरी, जो मारूफ साफ़ी भी हैं, तज़निगार हैं, दानिश्वर हैं। उनसे बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में जो खबरें शामिल की गई हैं उनमें कनाडा के सदर जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया है, उस पर बात करेंगे। पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो तातुल का शिकार हो गए हैं, उसकी क्या वजूहात है, क्या इसके दूरस्थ नताइज होंगे, उस पर बात करेंगे। पारा चनार की आवाम अभी भी मुंतज़र है कि कोई उनकी दादासाई करे, कोई उधर इमदाद आए, कोई उधर जो है ट्रांसपोर्ट बहाल हो और उनको अर्शिया खुर्दनोश मिले। लेकिन मुज़ाकरात के कई दौर होने के बाद, कामयाब मुज़ाकरात के बड़े दावे करने के बावजूद अब तक उनको इमदाद नहीं मिल सकी। इसकी भी क्या वजूहात हैं, इस पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा कराची जो 8 जनवरी को होने जा रहा है, उस पर बात करेंगे कि पीटीआई अपना पीएमएल-एन और पीपी के दरमियान अभी तक जो है वो तलखी बरकरार है। उस दौरान का दौरा है कि इसमें शायद उनकी मुलाकात चेयरमैन बिलावल भुट्टो से भी हो और पीपल्स पार्टी की शायद कमेटी जो बनाई उनसे भी बात करें और वो कोशिश करें कि शायद ये तलखियाँ दूर हो सकें, वो होती हैं कि नहीं। और आखिर में दूसरा टेस्ट पाकिस्तान फिर साउथ अफ्रीका से हार गया। 3 वनडे सीरीज़ में जीतने के बाद 2 टेस्ट की सीरीज़ में हार आई। इस पर भी बात करेंगे क्या वजूहात रही और क्या वजह थी कि दूसरा टेस्ट भी हम हार गए। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो जो 2015 से सदर थे और बड़े मकबूल थे कनाडा में भी और बाकी यूरोप में भी सब जगह, और उनकी क़यादत पे बहुत एतमाद था कनाडा की आवाम में और एक उभरते हुए आलमी लीडर थे। लेकिन अचानक उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़े की वजूहात वो बताई जाती हैं कि अपनी पार्टी की अंदरूनी उनकी जो थी वो सड़ जंग जारी थी, जो वज़ीर ख़जाना के मुस्तफ़े होने के बाद और तेज़ हुई और उन पर तनकीद बहुत ज़्यादा हुई और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और असेंबली को सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया। अब जब तक नए इंतखाबात नहीं होते तो वहाँ कोई पार्लियामेंट नहीं होगी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको नए अंदाज में देखकर अच्छा लग रहा है। बस क्या करें, ऐसा भी करना पड़ता है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं पूरा पढ़ूंगा। अच्छा। कनाडा के सदर जस्टिन ट्रूडो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, उन्होंने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। क्या वजूहत देखते हैं, क्या वजह रही होगी? सदारत से इस्तीफ़ा भी दिया जाता है। देखिए अच्छे आदमी हैं, वरना अगर थोड़े से शातिर होते, चालाक होते तो कहते थे यार मेरे ख़िलाफ़ साजिश की और ट्रंप आ रहा है मेरे ख़िलाफ़ साजिश की और उसने कहा है कि मैं कनाडा को अमेरिका के साथ मिला दूँ, मैं मिलाने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए मैंने जो है वो इस्तीफ़ा दिया। तो अगर वो आपके मोहतरम वो क्या पीटीआई के अगर बानी की तरह होते तो वो यही कहते, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उनकी पार्टी की अपनी वजूहात थी, अपने मामलात हैं। और दूसरा यह है कि देखिए उन्हें दूसरा टेन्योर उनका कंप्लीट हो रहा था। 9 साल एक बड़ा टफ पीरियड रहता है और इस टफ पीरियड में उनके बहुत सारे फैसले ऐसे भी थे कि जिस पर बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की गई, बहुत सारे फैसले ऐसे थे कि जिसकी मुखालफत भी की गई। एक अच्छा स्टैंड उन्होंने लिया, लेकिन ज़ाहिर है उनकी पार्टी में आपस में इख्तलाफात थे, अपनी पार्टी की सदारत से भी वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं, इतलात ही आ रही हैं। तो अब देखना यह है कि नया इंतखाब क्या होता है, लेकिन ठीक है अगर उन पर एतमाद नहीं किया गया तो आगे मजीद काम करें आ जाए। कम से कम ये नहीं कह रहे कि ट्रंप आ रहा है तो मैं भाग रहा हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आते हैं। उन्होंने बोला ना सिर्फ ये है कि सदर से इस्तीफ़ा दिया, अपनी पार्टी की सदारत से भी इस्तीफ़ा दे दिया और बोला अगला इलेक्शन भी मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे बगैर लड़ेगी पार्टी। देखिए अब वो 2 टेन्योर अपने वैसे ही मुकम्मल कर रहे थे और कानून के मुताबिक 2 टेन्योर के बाद तीसरा टेन्योर नहीं होता है। अच्छा, उन्होंने जाते जाते एक पॉलिटिकल आदमी तो है ना, तो उन्होंने एक किया क्योंकि 10 साल का ज़ाहिर उनका पीरियड होता है, 9 साल वो मुकम्मल कर चुके हैं, 1 साल उनका रह गया था। 9 साल एक तवील पीरियड होता है और इस सूरत हाल में मामला ये था कि अगला कौन होगा उसके लिए एक अभी से कशमकश का सिलसिला जारी था। तो उससे बेहतर उन्होंने सोचा कि जनाब नहीं हुआ उनके साथ कंट्रोल चीज़ें, तो अब अगले ग्रुप की तरफ वो जा रहे हैं, अगला ग्रुप उसके ऊपर हावी हो रहा है। देखिए ये होती है दुनिया में महज़िब मुल्कों की कि वरना यहाँ तो 10-10 साल लोग वर्दी उतारने की बात नहीं करते, मैं वर्दी नहीं उतारूँगा, और 10-10 साल सदर रहते हैं और पूरी आवाम बाहर आ जाती है, फिर भी अपनी जगह पे कायम रहते हैं। और ये देखें ना सिर्फ इन्होंने सदारत से, पार्टी की सदारत से भी इस्तीफ़ा दे दिया और अब
वो दोबारा भी सदर नहीं होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ की जमहूरियत पे। वहाँ सिस्टम मजबूत रहता है, चेहरे चेंज होते रहते हैं, मगर सिस्टम चलता रहता है, जमहूरियत चलती रहती है। आज हमारे मुल्क की जमहूरियत पे जनाब पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, जो आप मानते नहीं मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अब हो रहे, अब मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन जो मुज़ाकरात की कमेटी है, बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमको यूके बानी पीटीआई से मशवरा करना था और हमको मिलने की 2 दिन से हम दरख्वास्त कर रहे हैं, हमें मिलने ही नहीं दिया जा रहा, तो हम क्या मुज़ाकरात करें? पहले हमें मिलने दिया जाए, मिल के हम उनसे मशवरा करेंगे तो ही बात करेंगे, ये हमें जान के नहीं मिलने दे रहे। देखिए मिलने दिया जा रहा है, आपको ना मिलना हो ना करना हो, सबसे पहली बात वो लिख कर नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा हम लिख कर देंगे। 2 मुलाकातों में असल में आपके तो फ़ौरन, वो तो मैं कहता हूँ ना, पीटीआई वालों को फ़ौरन दूसरों पर इल्ज़ाम डाल देते हैं। आपको लिख कर देना था, लिख कर आपने दिया नहीं, सही है। आपने लिख कर नहीं दिया तो आपने कहा यार आप खान से पूछते हैं। खान ने कहा लिख के नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो मुकर जाता हूँ, यू टर्न का मैं एक्सपर्ट आदमी हूँ, सर मैं मुकर जाऊँगा तो फिर मैं फंस जाऊँगा, लिख कर नहीं दूंगा मैं। और हुकूमत चाहती है लिख कर दे दें। अब ये निकल रहे हैं कन्नी काटना चाह रहे हैं, मतलब जान के बानी पीटीआई से मिलना नहीं चाह रहे या इनको मिलने नहीं दिया जा रहा? नहीं मिलने तो दिया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं हम 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं, जेल के बाहर हमें बुलाते ही नहीं है। उन्होंने फरमाइश ये रखी हुई है कि पूरे कमरे को चेक किया जाए कि वहाँ कोई बग तो नहीं है, उनकी कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है, कमरे में कोई चीज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए। अब वो ऐसी अब ना तो ये करने तो का उनका बहाना हक नहीं है कि नहीं, जो वो हक बात है। करे वो प्राइवेसी में रहे। अरे भाई हक है, लेकिन बहाना देखिए अभी तक तो सारी बातें हो रही थी ना, जब अलग भी मुलाकात कर रहे थे, सब बातें हो रही है, सारे मामला हो रहे हैं, ट्वीट का मटेरियल भी वो देते हैं, सब कुछ आ जाता है, ये भी हो सकती थी बात। और कोई भी बात होती तो ज़ाहिर है वो सामने तो आनी ही आनी थी। मसला ये है नवीद भाई, ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे, दूसरी तरफ से कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ आप जानते कौन है। तो ये जो इन्होंने 2 मुतालबात पेश किए थे, जिससे बड़ी पेशरफ की कहानी आ रही थी, मुतालबात भी उनको सबको पता है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें हुकूमती एक कमेटी के एक साहब हैं, उससे हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, सही। वो इंटरव्यू हमें नहीं देते, लेकिन ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं। बकौल उनके, सही है, उन्होंने मुझे बताया कि ये एक ही बात कहते रहे यार खान को छोड़ो, उससे पहले बात नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन उनके मुतालबात में तो ये शामिल ही नहीं है खान को छोड़ो। इन्होंने 2 बार जो मिले हैं उसमें इनका फोकस ये था यार खान को छोड़ो, सही है ना। अब ये फॉर्म 47 की हुकूमत को भी कबूल कर रहे हैं, ये धांधली को भी भूल गए। और आपको मैं बताऊं कि इन्होंने यहाँ पर बाकायदा ये कहा कि यार खान को छुड़वाओ यार, तुम खान को छोड़ो यार। और वो कह रहे हैं अच्छा लिख के दे दो। वो लिख के नहीं दे रहे, वो कह रहे खान को छोड़ दो, बोला लिख के दे दो कि खान को छोड़ दो, हमारे लिए ही बहुत है। खान को छोड़ने का मतलब समझ रहे ना, वो लिख कर दे दें। छोड़ने का मतलब ये है कि तो जब खान बाहर आएगा तो फिर नून के अंदर जाएगी। नहीं, वो चाह रहे हैं वो लिख कर दे दें कि खान को रिहा किया जाए। जो मुतालबात है उसमें शामिल करें खान का मुतालबा। वो कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, लिख नहीं रहे। तो उन्होंने कहा जो 2 दूसरे मुतालबात हैं, कह रहा उसको छोड़ो, ये तो बोला ये लिख के दो। अच्छा, तो इसलिए आप समझ रहे हैं कि उनकी मुलाकात नहीं हो रही? नहीं, मुलाकात तो हो रही है, मुलाकात हो रही है, वो बहाना ढूंढ रहे हैं। उन्हें देखें, मैं आपको पहले बता रहा हूँ नवीद भाई, अभी DGISPR की एक मुलाकात हुई है सहाफ़ियों से परसों, बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है, कोई 2-2.5 घंटे की मुलाकात है। उस मुलाकात में मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, जो मौक़िफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में था ना, वही मौक़िफ़ है। कोई रियायत नहीं हो रही है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई मामलात नहीं हो रहे। अगर मुज़ाकरात हो रहे थे ना, मामलात हो रहे होते, तो परिंदे उड़ना शुरू कर देते चीज़ें। अब कुछ लोग कह रहे हैं देखें वो तोशाखाना 3 का फैसला नहीं आया तो ये निशानी है। तो क्या ये निशानी नहीं है? तोशाखाना का केस का 2 दफ़ा मुलतवी हुआ। अब तो सजाओं की PMLN ने आने से पहले ही बड़ी बड़ी बातें की, कोई 10 साल सजा बता रहा था, कोई ये बता रहा था, कोई वो बता रहा था, उसका फैसला ही नहीं आया। फैसला इस गुड रजिस्टर में नहीं है ना, जब मुज़ाकरा चल रहे होते हैं तो ऐसे फैसले नहीं आते। नहीं, देखिए फैसला, बहुत सारे लोगों की जमानतें हो रही हैं, लोग रिहा हो रहे हैं। कौन रिहा हुआ? बहुत सारे कारकुनों की नहीं हुए रिहा। वो कारकुन देखें, जो कारकुन थे ना, जो 326 नवंबर वाले में गिरफ्तार थे, वो सब रिहा हो चुके हैं। उसमें से अक्सरियत रिहा हो चुकी है, सब लोग रिहा हैं 26 नवंबर वाले। माफिया भी मिल गई बहुत। नहीं, वो माफिया तो वो तो देनी थी ना, वो तो मुद्दत ही खत्म हो गई थी। दर हकीकत वो मुद्दत खत्म हुई थी। अब आप उसको अगर आप मुख्तदरा हल्कों के करीब लोग आदमी हैं तो आप कहेंगे यार माफी दे दी उन्होंने। आप अगर उधर के हैं तो बोला देखो छोड़ना पड़ गया ना। दर हकीकत ये है कि इनकी मुद्दत खत्म हो गई थी, तो उधर से उन्होंने कहा चलो हाँ भाई माफी कबूल, उधर से उन्होंने कहा हाँ देखा हमें छोड़ दिया। दर हकीकत तो मामला ये है ना, देखिए
नाहिद भाई, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी दोबारा दोहरा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं सबसे कहता हूँ, तो क्या अभी परिंदे उड़ना शुरू नहीं हुए हैं। हाँ, यहाँ कोई भरोसा नहीं होता, हवाएं चलती हैं तो साइबेरियन बर्ड्स किसी वक्त भी चाहना क्या शुरू पता सर्द मुल्कों से सर्द हवाएं आ जाए, नहीं आ रही फिर अभी। क्या करेंगे? सर आप इंतजार कर करके रह गए, अब तो सिर्फ 10 दिन रह गए। वो देखिएगा उसके हल्फ उठाने से पहले ट्वीट आएगा, नहीं किया उसने, नहीं किया ना, अभी भी नहीं करेगा, अभी भी नहीं करेगा, आप उसको टेंशन ना ये लें। इतने परेशान क्यों है वजीर दिफा? वो लोगों को माफ़ी भी उनको कह रहे हैं ऐसी माफ़ी नहीं होनी चाहिए, और 9 मई को वो उनसे ज़्यादा उनको तकलीफ हो रही है कि नहीं भाई इनको माफ़ी क्यों दी गई। तो ये फिर देखिए, दूसरी तरफ अगर ये भी तो हो रहा है ना करते शोर शराबा तो और क्या करते। अगर ख्वाजा से ये सब कुछ नहीं करेगा तो कहेंगे यार सब कुछ खामोशी से बैठे हुए। यहाँ से पीटीआई कुछ बोलती है तो वहाँ से वो बोलते हैं, तो ये तो दोनों तरफ का एक है। देखें, ना ख्वाजा आसिफ के हाथ में कुछ है, ना पीटीआई के इन रहनुमाओं के हाथ में कुछ है जो बाहर बैठे हुए। तो जिनके हाथ में उनसे फिर मिलने दो ना। सर, जिनके हाथ में है हाँ। वो दोनों दरिया के वो 2 किनारे हैं जो साथ साथ यूं चलते रहते लेकिन मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। अभी नहीं मिलेंगे। अच्छा, कोई अभी बारिश नहीं हो गई मिलेंगे। तो फिर उनको मिला देगी। नहीं, अभी नहीं मिलते, अभी नहीं मिलते। आप अभी तो 2028 तक तो नहीं मिलते। चलिए, खबर यह है कि कल उनकी मुलाकात फिक्स कर दी गई है, और कल जब उनकी मुज़ाकरात होगी तो उसके बाद फिर अगला दौर कल शाम में या परसों नहीं हो होगा, जाएगा। कल नहीं होता। कल नहीं होता, चलो परसों होगा, देखते हैं इसमें आगे क्या कहते हैं। पारा चनार की सूरत हाल देखिए, पारा चनार में एमरजेंसी में आपको पता है मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे और बड़े बड़े दावे उन्होंने किए। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने बोला मैंने 80 साल पुराना मसला हल कर दिया, इधर गवर्नमेंट ने भी बोला हमने ये हल कर दिया, वो कर दिया। और अल्लाह अल्लाह करके जब पहला काफिला चला पारा चनार की जानिब तो उस पर फायरिंग हो गई, और डिप्टी कमिश्नर पारा चनार खुद ज़ख्मी हो गए उसमें। और फिर वो काफिला उसी जगह पे ही खड़ा है जहाँ पे हुई कि गिरफ्तार होंगे, इसके करने वाले तो होंगे, कुछ गिरफ्तार भी हो गए, लेकिन अभी तक काफिला रवाना नहीं हुआ। उधर के अवाम मुंतज़र है क्या होगा। आपका ख्याल कि क्या होगा कि फिर कराची में धरने शुरू हो जाएंगे, फिर सब मुश्किल, या कोई इसका मसले का हल में कौन सीरियस नहीं है इसमें? देखिए नाहिद भाई, इस मसले को हमें वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ से सोचना होगा। इंसानियत की बुनियाद पे नहीं सोच सकते। देखें, इंसानियत का तो अलमिया, लेकिन वहाँ की भी एक सिचुएशन है ना। जो बगन का इलाका है ना, जहाँ पर ये वाक़या भी डीसी साहब वाला भी पेश आया, डीसी पे जो फायरिंग हुई, डिप्टी कमिश्नर पे जो फायरिंग हुई, ये बगन के इलाके में मुजाहिरीन मौजूद है और इन्होंने सड़क ब्लॉक की हुई है। ये जो 49 लोगों ने उधर, एक तरफ से 49, एक तरफ से 46 लोगों ने जो दस्तखत किए हैं, उसमें बगन के ये लोग उसमें शामिल नहीं हैं। बगन के इन जगहों पर भी फायरिंग से शदीद वाक़यात हुए थे जब ये सारा वाक़या 2 महीने पहले शुरू हुआ था। तो अब बगन का जो इन्फ्लुएंस है वो मेन उसी सड़क, उसी जगह का है कि जहाँ पर ये वाक़यात रन में, और उनका ख्याल ये है कि ये मामला इस तरीके से हल नहीं होगा। उनके कुछ और मुतालबात भी हैं। अब उन मुतालबात को उस जिरगे में एड्रेस नहीं किया गया, बल्कि जिरगे में जो पिछला वाला मुआहदा था ना, उसी को ज़्यादा फोर्स किया गया कि सब उसी के मुताबिक चलेंगे। अब एक मामला तो ये हो गया। दूसरा मामला, आप ये कहेंगे कि यार इनको बगन के इतने से लोग हैं, इनको हटाया क्यों नहीं आ सकता? अब हटाएगा कौन? हटाएगा या तो केपीके की गवर्नमेंट हटाए और भाई हटो, सही क्या उनसे जब असला वापस ले लिया गया था तो फिर ये फायरिंग गोले से की उन्होंने। बगन में असला वापस नहीं हुआ, या तो बगन में कहे कि हटो, सबको हटा दे, क्या बात है, सही ना। केपी के गवर्नमेंट अपने सर कोई भी बल्ली नहीं लेना चाह रही, अपने सर पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लेना चाह रही। केपी के गवर्नमेंट जो एक ख़ास ब्लॉक है वो हर ब्लॉक को खुश करना चाहती है, और ऐसी सूरत हाल में आप काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। वो चाहती है फ़लाँ भी खुश हो जाए, 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 और वो स्मूथली निकल जाए। इस वक्त केपी में देखिए जो इनकी सबसे बड़ी हलीफ जमात है एमडब्ल्यूएम के नासिर अब्बास साहब खुद मुज़ाकरात में शामिल हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। उन्होंने केपी के गवर्नमेंट पर और अली अमीन गंडापुर पर शदीद इल्ज़ाम आयद किए। अच्छा, अब दूसरा मामला क्या है? चलिए, यहाँ की ये लोग नहीं कर पा रहे, अब फ़ौज आ जाए, सही है। अब फ़ौज आएगी तो फिर वो बात होगी, फ़ौज ऑपरेशन कर रही है, फ़ौज ये कर रही है, फ़ौज वो कर रही है। फ़ौज ये कह रही है कि जनाब या तो मुज़ाकरात से इनके मामलात को हल किया जाए। ये मामला बिल्कुल ठीक है कि दहशतगर्दी का मामला नहीं है, ये मामला उधर इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल उसका है। तो फ़ौज उस सूरत में आ सकती थी ना कि ज़्यादा भाई इंटरनल, अगर वो दहशतगर्दी की, तो फ़ौज ये चाहती है कि भाई सिविल इंतज़ामिया के साथ हम ताउन तो कर सकते हैं, लेकिन वन विंडो चीज़ हम नहीं ले सकते कि सारा ज़िम्मा हम अपने ले लें, बाद में हमारे ऊपर आ जाएगा कि भाई हम
सारे 2 मामले में। अफगानी बाशिंदे भी गिरफ्तार हुए हैं इन 5 आदमियों में जिन्होंने फायरिंग की, जो गिरफ्तार हुए। मतलब फौज का जब बनता तो है। सर मसला अफगानियों का ही तो है। ये बगन की जो रिहायशी इलाका है ना, ये पारा चनार के ऊपर से जितने लोग अफगान नेशनल यहाँ आकर बसे हैं ना, ये उनका एरिया है। असल इशू यही है। ये जिस तरीके से कराची शहर में मैं आपको आसानी से समझा दूं कि असल मसला है सोराबकोट का, सही है ना। अब मेमार और अंचोली में जो फासला है वो सोराबकोट है। तो अब वो सोराबकोट जो है, मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, सही ना। असल इशू यही है और जायदाद का तनाज़ा भी उसी जगह पर मेन बना हुआ है। तो ये जो लोग जिन्होंने वहाँ से माइग्रेट किया था और बाद में आकर यहाँ रुके, इशू वहीं का है ये। अदरवाइज़ अगर दोनों की आप कम्युनिटी वाइज देखें ना, तो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसी वजह से वहाँ पर इशू बना हुआ है और जिनको गिरफ्तार किया गया इसलिए उन्हें अफगान शहरी करार दिया जा रहा है कि दर हकीकत वो वही इशू है जो मैं आपको बता रहा हूँ और उनकी सपोर्ट में वहीं पर से लोग। आपको क्या लगता है यार, ये तो एक इंसानी मसला हो गया है। उधर खाने पीने की चीज़ें नहीं है, बच्चों की अद्वियात का मसला है। कई 80 85 90 दिन हो गए हैं कि कोई, आपको पता खाली पेशावर से ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से गुजर के तरफ जा सकती हैं और आ सकती हैं। और क्या क्या बिलाखिर ऑपरेशन ही करना पड़ेगा अगर इनसे हल नहीं हो रहा। देखिए अभी बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि मुकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे बगैर जो है ये नहीं। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मकामी, अब ये जो पीटीआई की हुकूमत है वो दर हकीकत जो इल्ज़ाम आयद होता रहा पहले भी कि पीटीआई एक तबके के साथ है जिनको वो कह रहे हैं ना कि मकामी अफराद, ये उन्हीं के बारे में कह रहे हैं, बगन के लोगों के बारे में। पीटीआई उनकी सपोर्ट ख़त्म नहीं कर रही है। और जो नासिर अब्बास साहब ने शोर किया है एमडब्ल्यूएम वालों ने, उन्होंने जो बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है उनके ऊपर, वो इसी वजह से किया है कि ये उधर सपोर्ट, एक ये तासुर बन रहा है कि बगन की सपोर्ट में जो है वो, जो बगन में कुछ लोग बैठे हुए उनकी सपोर्ट में इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है। और इस तनाज़े में इसीलिए जो मुक़्तदरा हल्के हैं वो नहीं आना चाह रहे कि जनाब ये इलाका का और सूबाई हुकूमत का इशू है, उसको रिजॉल्व करें। और सूबाई हुकूमत को ये डर है कि अगर हमने उधर कोई मामला किया तो पूरे केपीके के अंदर हमारे ख़िलाफ़ जो है वो एक और मूवमेंट बन सकती है रिलीजियस फोर्सेस की तरफ से। देखिए आज इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि दोनों ग्रुप हमारे पास आए थे, लेकिन हम जब बात करने लगते हैं तो फसाद शुरू हो जाता है। वहाँ क्रिटिकल सिचुएशन है, गंभीर सूरत हाल है और इसको हमें इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। देखिए उसके साथ साथ एक और इशू भी चल रहा है, पारा चनार के ऊपर अफगान सरहद के साथ भी इशू चल रहा है पाकिस्तान का इस वक्त। तो जब तक ये ताकत के साथ हल नहीं करेंगे, और जब आप फैसला करते हैं तो हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप दोनों फरीक को खुश रखें। फैसला तो किसी ना एक के खिलाफ आता ही आता है, लेकिन आप ये समझे कि नहीं इस फरीक को भी मुझे खुश रखना है कि उसकी वजह फला है, इस फरीक को भी खुश रखना है कि इसकी वजह ये, तो फिर आप इंतज़ार कीजिए। वो लोग वहाँ मरते रहेंगे, बच्चे अपनी जानों से जाते रहेंगे, दवाइयाँ से महरूम रहेंगे, खुराक वहाँ पहुँचेगी नहीं। जब तक आप ये ना सोचें कि जनाब ये मामला है और इसको दायमी हल ये और इसका फ़ैसला ये है और रियासत उस पर अमल दरारी ना करे, तब तक मसला हल नहीं होगा। फिर आखिर में वही होगा, फौज आके करेगी। फिर बोलते हैं फौज को क्यों बुलाया, फौज ने क्यों किया, क्योंकि एक हद तक इंतजार किया जाएगा ना। फिर वो एक वक्त आएगा कि फौज अपनी निगरानी में ये काफिला लेके जाएगी, अपनी निगरानी में फिर इनको लेकर आएंगे। ये मुज़ाकरात हल कर लें तो खुद ठीक है, वरना फिर अगर ये करेंगे फिर वो फौज पे अगर फायरिंग होगी तो फिर वो ऑपरेशन होगा। तो अब वो यही इशू आ रहा है। देखिए फौज इसीलिए राह रास्त नहीं आ रही क्योंकि जब तक सिविल इंतजामिया वहाँ कर ले। मेरी वहाँ बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू हुई है और वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इलाका है, मतलब इतनी आसानी से मसला हल नहीं हो सकता। दोनों तरफ से देखकर मामला को हल करने की कोशिश करनी है। हम वो बड़ा मैंने उस वक्त भी कहा था ना कि आप यजीद से भी मोहब्बत करें और हुसैन से भी इश्क करें, दोनों मुमकिन नहीं है। क्या लगता है अगर ये मज़ीद 1-2 दिन में ये नहीं हुए तो फिर कराची में धरने की कॉल दी जाएगी, फिर कराची बंद और सड़कें बंद और फिर वही सूरत हाल हो जाएगी? देखिए कराची में अब धरना बहुत मुश्किल है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त, पहले तो चलिए एक अलग मामला था, अब सूरत हाल वही मामला है। नहीं, इसका सियासी तौर पे हल था ना। अब एमडब्ल्यूएम ने मेन इस पे प्रोटेस्ट किया था। अब एमडब्ल्यूएम पर ही ये इल्ज़ाम है कि भाई आपका ही वजीर आला है। हकीकत तो एमडब्ल्यूएम का वजीर आला है ना, यानी कि पीटीआई का और एमडब्ल्यूएम एक ही है। तो अब उनका वजीर आला है, तो अगर उनके वजीर आला से वहीं पर उनको सॉल्व करवाया जाए, ना कि कराची को रखा जाए, आप वहाँ जाएँ अपने वजीर आला से, उनसे बात करें, उसको सॉल्व करवाएं मसले को, क्योंकि आप इत्तेहादी है उनके सबसे बड़े। और जब आप मसले को हल नहीं करवा सकते तो फिर क्या बात करनी है। अच्छा अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वज़ीर आज़म साहब कराची आ रहे हैं 8 जनवरी को, और जैसे कि आपको पता है कि कितने अच्छे ताल्लुकात हैं आजकल PMLN के और पीपल्स पार्टी के, और अभी तक वही है, अभी तक गवर्नर का फ़ोन जो है वज़ीर आला पंजाब उठाती नहीं है।
उनके मसाइल वहीं के वहीं मौजूद हैं। इस मौके पे जब ये कराची आ रहे हैं तो खाली ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाएंगे या इसके अलावा भी कोई और वजह है? बड़े अरसे बाद कराची आ रहे हैं। देखिए, वज़ीर आज़म हमारे यहाँ जो कोई भी होता है वो ज़्यादातर इस्लामाबाद में ही रहता है या लाहौर रहता है। सही, चाहे वो खान साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, सही है, चाहे नवाज शरीफ हो। देखिए नवीद भाई, मसला ये है कि स्टॉक मार्केट में ख़ास तौर पे इनको इनवाइट किया गया था स्टॉक मार्केट और यहाँ के कारोबारी हजरात के हवाले से। तो इनके जो सेशन होने हैं वो इन दो के ही हवाले से होने, बाकी तंजीम साजी के हवाले से यहाँ कोई मामलात नहीं हो रहे कि जिसे आप कह सकें कि जमातों के दरमियान कोई मामलात हो गए। एक और बात, मेरा ख्याल से सीएम साहब जो हैं सिंध के, वो इन्हें रिसीव करने जाएंगे, क्योंकि सीएम को इस बार भी इनवाइट किया गया। पिछली बार भी जब ये आए थे तो सीएम साहब प्रोटोकॉल यही होता है, प्रोटोकॉल यही होता है। तो सीएम साहब इनको इसके साथ रहेंगे और ज़्यादातर फोकस जो है वो इनका यही होगा। 1 घंटी ये बजाएंगे, जाहिर है वहाँ पर नहीं 1 घंटी तो बजाएंगे। घंटा तो वहाँ लगा हुआ ना गवर्नर हाउस में, जो घंटा असल घंटा वहाँ बजता है ना स्टॉक मार्केट का, जो सुबह का इफ्तिताह होता है सेशन का, वो वहाँ पर करेंगे और उसके बाद 2 घंटे का उनका एक सेशन है। उसके बाद जो है वो घंटा जो दूसरा वाला लगा हुआ है, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि थोड़ा सा नजर करम इस तरफ भी हो जाए कि यहाँ पर भी एक खाना खा ले आ जाए, और वो फिर उनको दिखाएंगे देखिए मैंने घंटा कैसा लगाया। तो वो कहेंगे कि जी मैंने तो घंटा पहले बजा के आ गया मैं। सही है, तो अब वो घंटा मेरा ख्याल है शायद इस बार यहाँ अभी तक की इतलात है कि नहीं बज रहा है। उनकी सीएम साहब के साथ ही एक मुलाकात है इस हवाले से कि जो सिंध के इश्यूज़ हैं उस हवाले से कुछ मुलाकात हैं इनकी मुतवक्के, और तफसील से मुलाकात इनकी हो सकती है। तीसरा जो है वो इनको कुछ इनके पार्टी के कुछ लोगों से मुलाकात करनी थी, ज़रा ज़रूरी मामला थे, तो शायद वो हो, और उसके बाद शाम के वक्त ये रवाना हो जाएंगे। तो ये स्टे नहीं कर रहे। स्टे नहीं कर रहे, क्या बात है। ओ खान भी स्टे नहीं करता था कराची में, ये भी स्टे नहीं कर रहे कि कराची की कुछ हवाएं इनको पसंद नहीं है कि कराची वाले पसंद नहीं आते। देखिए, खान तो वज़ीर आज़म बनने के बाद आए बहुत मुश्किल से और बहुत कम आए, 3 से 4 बार हुआ है और एक दिन के लिए आए। मसला ये कि खान को तो मना किया गया था शुरू में कि जब तुम समंदर के पास जाओगे तो तुम्हें मसला हो जाएगा। एक साहब से कहा जाता है कि समंदर के पास रहोगे तो सही है, एक को कहा था समंदर के पास नहीं जा रहा, तो वो तो समंदर से भागते थे। खान को तो देखिए कराची को उन्होंने मुकम्मल इग्नोर किया है। आज भी उनका पूरा फोकस पंजाब है या KPK। उनका फोकस कभी भी, बल्कि KPK भी उनका फोकस नहीं, KPK में उनको हुकूमत मिल जाती है, लेकिन उनका फोकस, उनकी मोहब्बत, उनकी चाह तख्त लाहौर है, पंजाब है। तो कराची किसी की भी फोकस नहीं है, जो वज़ीर आज़म बनता है वो करता है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छा सहारा दिया हुआ है इस वक्त PML नून को, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PML नून छेड़ना नहीं चाहती, स्टेटस को बरकरार रखना चाहती है। हाँ, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात किसी और से ख़राब हो गए तो फिर वो एंट्री देंगे उनके कहने पर, लेकिन ताहाल वो नहीं देंगे। वो कहेंगे मुराद अली शाह तो सीक्रेट हो। तो कराची में सबसे बड़ी पार्टी है जिसके 17 MNA हैं और उनकी हुकूमत की मेन इत्तेहादी है, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी मुलाकात है। आमतौर पर जब वज़ीर आज़म आता था तो वो पहले 90 जाता था, अब 90 नहीं है तो भादराबाद जाता था। तो वज़ीर आज़म कोई भादराबाद में कोई नाश्ता वाश्ते का इंतजाम है इस्तकबाल का? नहीं, कोई ऐसी मुलाकात नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से जितनी उनको मुलाकात करनी होती है वो वहाँ मुलाकात कर लेते हैं इस्लामाबाद के अंदर, और बहुत कम मुलाकात होती है इनकी कोई डायरेक्ट मैसेजिंग नहीं है आपस में इस वक्त PML नून की। और हाँ, इनके लोग काफ़ी मिल चुके हैं इस वक्त, इनका बड़ा ज़बरदस्त दोस्ताना हो चुका है जो MNAs हैं वो मुस्लिम लीग नून के लोगों से पर्सनल। ये पिछले 6 महीने के अंदर असम्बली के सेशंस के अंदर मैं आपको बताऊं कि इन MNAs के सबसे अच्छी दोस्तियां जो हुई हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनके अलग सेलेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कई लोगों के साथ इनकी दावतें, बैठकें, उन MNAs के काफ़ी रिलेशंस बढ़ चुके हैं। मिला तो ऐसी दावतों में खाने के अलावा और क्या? यार मिलेगा तो कभी भी कुछ नहीं सही इनको। और वो तो कह रहे थे ना कि कल ही 26वीं तरमीम के बाद एक वजारत मिलनी थी। कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि जनाब हम तो जो है वो अपने पार्टी रहनुमा को छोड़ने के बाद आज तक कायम और हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो वो तरक्की कर रहे हैं, कुछ लोग तरक्की कर रहे हैं। बड़ा हैरानकुन होगा कि वज़ीर आज़म कराची का दौरा करें इतने टाइम बाद और वो अपनी दोनों इत्तेहादी जमातों से ना मिले, इस पे बड़ी लेदे होगी। मुराद अली शाह से तो मुलाकात हो रही है, मुराद अली शाह तो सीएम मुलाकात हो रही है ना, पीपल्स पार्टी से तो मुलाकात नहीं। पीपल्स पार्टी से देखें, बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब मेरे ख्याल से इस वक्त कराची में नहीं है, और फरियाल तारपुर साहिबा सिर्फ यहाँ पर है। वज़ीर आज़म सदर साहब जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। तो बेसिकली कराची में कोई इस वक्त इनकी मेन क़यादत मौजूद है नहीं,
जिनसे आने में मुलाकात 2 की घंटे सके। लगते हैं इस्लामाबाद से, अगर मुलाकात हो, अगर मुलाकात वो होना चाहे क्या तो- पता वो भी नहीं करना चाहते, ये भी नहीं करना चाहते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जरदारी साहब से अभी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। दोनों ने अकेले में मुलाकात की, थोड़ी देर के लिए दोनों लॉन में भी बातें करते रहे ताकि कोई सुन ना सके। तो दोनों की मुलाकात अच्छी हुई है अभी, जो भी कोई कराची के लिए कि पैकेज एक्सेप्ट कर, तो कराची के लिए तो हो पैकेज सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जितना अच्छा पैकेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तौर पे दिया गया बस वही पैकेज है। और कोई पैकेज आपको नहीं चाहिए। इसी को कबूल कर ले बस। अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से फजल रहमान के हाथ कुछ नहीं आया और जनाब उनके साथ हाथ पे हाथ हो गया। हालांकि बिल पे साइन भी हो गए हैं, फिर भी उनका दावा है कि मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से मौलाना फजल के हाथ कुछ नहीं आया। और जियो के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए बड़ी तनकीद की है उन्होंने उन पर। ये क्या एकदम, देखिए मौलाना साहब से जब इनकी मुलाकात हुई थी तो आपको याद है इन्होंने मौलाना साहब की कितनी तारीफें की थी। हाँ सही ना? याद है मुझे, अभी कल ही तो अभी की बात है ना। और मौलाना साहब को हाँ जितने ज़बरदस्त है, और वो आपको पता है क्या नाम है उनका, खालिद, वो अपना गवर्नर कामरान टेसोरी साहब तक और ज़्यादा पीछे जा रहे थे। देखिए दर हकीकत उस मुलाकात में भी MQM को बहुत ही सीधी सीधी करवा दी थी मौलाना साहब ने, बहुत सीधी सीधी। सही है। दर हकीकत इस वक्त MQM को कोई भी संजीदा नहीं ले रहा। मैं आपको बहुत तुमको कोई संजीदा नहीं ले रहा। नहीं, उसकी वजह यह है कि देखिए इस वक्त MQM का अवामी, भाई सामने उनके पास है। देखिए इस वक्त MQM का जो अवामी तासुर है ना, वो सबके सामने क्या पोजीशन है उनकी। और जहाँ तक इनका हुकूमती हलकों में तासुर है, वो भी वही है जो खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक मीटिंग में बताया था कि क्या कहते हैं उनके मतलब। याद है ना आपको जो ऑडियो लीक हो गई थी। तो दर हकीकत उनको सीरियस, उनको मालूम है कि ये हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे जब तक इशारा ना हो। तो जब तक ये साथ हैं तब तक है, तो इनको सारे कोई वो वैल्यू नहीं है। तो अब एक तो वो बात है, मतलब MQM इनको हुकूमत के साथ जहेज भी मिली हुई है। हाँ। अब देखिए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तो ये कहते हैं ना कि भाई इनको कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ। ये कह रहे थे कि जनाब इसी इंटरव्यू में कह रहे थे सब कुछ हमें मिला, हम तो अपने रहनुमा के बगैर जो है वो खड़े हुए हैं और हमारे वोट उससे ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले हुकूमत से अलहदगी की भी धमकी उन्होंने हल्की फुल्की मौसीकी में दी थी। देखिए आपको पता है MQM कहाँ जाएगी यार। MQM फ़ोन जब तक है तब तक MQM है, बस जिस दिन व्हाट्सएप ख़राब हो गया उस दिन अलग बात है। अच्छा, बात करते हैं क्रिकेट की। वनडे सीरीज में वाइट वॉश किया था पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का, और उसके बाद 2 टेस्ट है, पहला टेस्ट हार गए थे, दूसरे टेस्ट में भी हम हार गए। 615 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग में, एक रनों का ढेर लगा दिया। उसके जवाब में पाकिस्तान टीम 145 रन पे ढेर हो गई। और दूसरे में जो है साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को फॉलो ऑन दे दिया कि आए जी आप दोबारा बैटिंग करें, मज़ा नहीं आया। दूसरे में फिर पाकिस्तान की बैट्समैन ने उनको मज़ा चखाया, और जो उनको था कि हम बस 2 दिन में ही रैप अप कर लेंगे। 478 रन पाकिस्तान ने बनाए। कप्तान ने शान मसूद ने 145 रन बनाए। बाबर आजम की तीसरी लगातार 80 रन बना के वो आउट हुए। इसके अलावा भी रिजवान ने 41 बनाए, 48 और रन बनाया, मतलब फिर भी सिर्फ 61 रन की बढ़तरी हासिल कर पाए। और 61 रन उन्होंने आते साथ 12-15 ओवर बना दी और पाकिस्तान को चौथे दिन टेस्ट हरा दिया। बड़ी तनकीद हो रही है कि स्पिनर नहीं खिलाया आपने, पाकिस्तान का बॉलर नहीं थे। सैम पहले दिन ही एक चौका रोकते हुए ज़ख्मी हो गए, और पाकिस्तान ने 10 खिलाड़ियों से ये मैच खेला, दोनों इनिंग में उन्होंने बैटिंग नहीं की, इसका भी फ़र्क पड़ा। और असल फ़र्क जो था वो पाकिस्तान की टीम उनको आउट नहीं कर पाई। वक्त उनको पहले इनिंग में भी 6 से 15 रन बना लिए, दूसरी इनिंग में भी एक भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ, और हमारे पास स्पिनर की शदीद कमी थी। हालांकि पहले दोनों तीनों टेस्ट जो पाकिस्तान ने जीते उसमें स्पिनर्स ने विकेट ली थी। क्या वजह है कि ये सिलेक्शन का आप देंगे या किसी और पे देंगे? देखिए मैं तो बाबर आजम को छोड़ के, बाबर आजम ने 3 लगातार 50 मार दी है। ऐसी 50 का क्या काम है कि नतीजा 0 निकले, ये तो बंदरों वाली हरकत है ना। देखिए विनिंग इनिंग्स क्या कहलाती है कि जो आपको मुश्किल से निकाल कर लेकर जाता है। बाबर आजम की तीनों 50s को आप देखिए विनिंग इनिंग्स नहीं थी, विनिंग इनिंग्स नहीं है ना। ये तो मतलब उन्होंने अपना कोटा पूरा किया, आपने पहली इनिंग्स में भी कुछ नहीं किया, आपने मैच हरवा दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए भाई मैं एक मुसलसल बात कह रहा हूँ, हमारे खिलाड़ियों में तसलसल नहीं है, हमें जीतने की आदत नहीं है। बार बार हम सिर्फ एक बार मौज़ों से जीत जाते हैं, कहीं करिश्मे हो जाते हैं हमारे ऊपर, कहीं दुआएं काम आ जाती है। दर हकीकत एक प्लानिंग जो होती है
कि एक प्लानिंग और पॉलिसी का मसला होता है कि आप इस प्लान से चलते हैं, आप इस पॉलिसी के साथ चलते हैं, आपको तमाम चीज़ों की तैयारी होती है और आप खेलते हैं। ऐसा नहीं होता है। हम ज़रा सा एक बार क्या जीत गए तो हमने मुबारकबादों का ढेर लगा दिया, उसके बाद फिर हम हारने लग जाते हैं। यानी हम 10 मैच हारते हैं, 1 जीतते हैं तो हमारे यहाँ मुबारकबाद की मिठाइयाँ आ जाती हैं, सारी दुकानें खाली कर देते हैं। पाकिस्तान को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, इसी तरीके से पाकिस्तान की टीम को चलाया जा रहा है। मैं माजरत के साथ कह रहा तो हूँ, सिलेक्शन की प्रॉब्लम है। असल मसला ही सिलेक्शन है ना। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं कि यार आप सर धुने के, यार ये आदमी भी सेलेक्ट हो सकता है सौदे के लिए, सही ना, चाहे वो सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर दो पख्तूनख्वा। बेहतरीन फास्ट बॉलरों को नहीं खिलाया गया, आराम दे दिया गया। शाहिन शाह अफरीदी को भी नहीं खिलाया गया। इसमें स्पिनर आपके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर मौजूद है, उनको भी नहीं खिलाया गया। उनको पता नहीं किस चीज़ के लिए आराम दे रहे हैं, फिर लेके क्यों जाते जब आराम नहीं दे रहे, सबक दे रहे, सबक दे रहे हैं। अच्छा सबक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो सबक दिया जाता है ना, यही मसला है। देखिए, हम अगर एक पॉलिसी के तहत काम करेंगे, हम एक प्लानिंग के तहत काम करेंगे, हम स्ट्रेटजी बना के चलेंगे तो हम जीत सकते हैं, हम मुसलसल जीत सकते हैं। लेकिन अगर हम बगैर किसी पॉलिसी के चाहते हैं और हम नज़रिया ज़रूरत के तहत और नेपोटिज़म की बुनियाद पे कि ये मुझे पसंद है इसको हटा दो, ये मुझे नहीं पसंद इसको हटा के ये मेरा पसंदीदा ये लेकर आ जाओ, इस तरह से नहीं चलती है टीम्स। ना इस तरीके से हम इस मुल्क को चला सकते हैं, ना इस तरीके से हम किसी टीम को चला सकते हैं। हमें प्रोफेशनली हर चीज़ को देखना पड़ता है। हम अगर जब रियासत की बात करते हैं, जब हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं, हम हॉकी टीम की बात करते हैं, जब तक हम प्रोफेशनली चीज़ों को नहीं देखेंगे, हम तजर्बे करते रहेंगे, हम सिर्फ इस बात का रिकॉर्ड बनाते रहेंगे कि 40 मिनट तक मैंने आतिशबाजी की। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन सही नहीं है, नहीं मुल्क का ना ही टीम का, सेलेक्टर्स का इशू है, सिलेक्टर का इशू है। राइट दादी, ये था आज का प्रोग्राम। अली सरवर को हमने बहुत मिस किया। उनके अगर मैं वहाँ बैठा होता तो इनकी बहुत सारी जावात को अपनी तरीके से बताता, लेकिन आज मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए थोड़ा सा लिहाज बनता था, वो मैंने पूरा किया। इंशाअल्लाह हो सकता है कल सरवर आए तो हम प्रोग्राम करें, फिर उसका एक अलग मज़ा होगा, आप लोगों को पूरी तरह महसूस होगा। जब तक अपना दोस्तों और ख़ासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।